हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष हियर। तो क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो? क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप लोगों तक सही से पहुंच पा रही है? एक बार कंफर्म कराइए, उसके बाद पहुंच पा रही है, एक बार कंफर्म कराइए। ठीक है, ठीक है, ऑल इज राइट राइट नाउ। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, चलिए चलिए, वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा लगा आज आप लोग जो है ऑलमोस्ट आप लोगों को, मुझे पता है काइनामेटिक्स का आप लोगों को इतने लंबे समय से इंतजार था, है ना? सर कब स्टार्ट करेंगे काइनामेटिक्स, कब स्टार्ट करेंगे काइनामेटिक्स। अभी देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं आगे लेकर चलूँगा। मैं भी आप लोगों का चैट ही देख रहा था, है ना? तो कोई बात नहीं, इट इज़ ओके भाई, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हो, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से बने रहिए, मैं चाहता हूँ इसी तरीके से आप लोग बने रहिए, जिससे आप लोग अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का, किसी का एक कमेंट था जो पढ़ के, और उस कमेंट का जवाब मैं सीधा यहाँ पर देना चाहूँगा। भाई देखो, जिस तरीके से, जिस लेवल का हमने अभी तक सिलेबस को अभी तक पढ़ा है, आगे भी उसी लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये चीज़ मैं पहले भी बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ। शांति से आप लोग अपने लेक्चर को और फॉलो करते रहिए, लाइव आते रहिए, अपना होमवर्क करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। अभी तक जितने भी लेक्चर मैंने कराए हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने साथ के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, क्योंकि टॉपिक को मैंने जितना भी पढ़ाया है वो टॉपिक के साथ, मतलब क्वेश्चंस के साथ पढ़ाया है। कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद हमने क्वेश्चंस में उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, जिससे हमें काफी कुछ क्लैरिटी मिली। तो भाई आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है कि आप लोग इतना ही प्रेम बरसाते रहिए और हम आपको उतना ही अच्छा पढ़ाते रहेंगे, ठीक है? तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र हो जाओ। आज जिस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं, और इस चैप्टर की ऑलमोस्ट आप लोगों को काफी समय से इंतजार है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं भाई। वो ये है, मुझे पता है आप लोग काइनेमेटिक्स यानी कि मोशन ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, या थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, या फिर बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, या आप लोगों को बहुत 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 ज्यादा आता होगा। देखो भाई, मुझे बिलीव है ऐसा कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं कि भाई, या तो आप जैसे पढ़े हो उसी तरीके से पढ़ते रहिए, या मेरे साथ अगर पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा मेरे तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं शुरुआत इस चैप्टर की बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स के साथ ही करूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से ही लेकर जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं तुम लोगों को ऊपर हाई लेवल पर पहुंचाऊंगा। जितने जीरो लेवल से शुरुआत कर सकता हूं उसी जीरो लेवल से शुरुआत करूंगा, और जब मैं जीरो लेवल पे होऊंगा और जिन बच्चों ने थोड़ा सा ऊपर लेवल, मतलब थोड़ा सा पढ़ रखा होगा ना, अरे ये तो आता है सर में, ये मत पढ़ाओ भाई, तो आप समझ लीजिए लेक्चर आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा,
लेक्चर जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, बेसिक से उठाऊंगा, जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल तक मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। उसके लिए परेशान होने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। हर टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, ये भी बात प्रूवन है, पहले से ही प्रूवन है भाई। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं होना चाहिए। और मेरी क्लास में आप लोग ये मानकर बैठिएगा, ये सोचकर बैठिएगा कि मेरे को कुछ नहीं आता है, तब तो मेरी वर्डिंग को सुन पाओगे, तब तो मेरी वर्डिंग को समझ पाओगे। यदि आप लोग ये सोच लोगे ना ये तो मुझे आता है, अगली क्लास में देख लूंगा मैं, ये तो चीज मुझे आती है, इसको मैं देख लूंगा, ये चीज मुझे आती है, तो भाई ये समझ लीजिएगा कि फिर आती है या नहीं आती, इसमें भी आप लोग डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जिस लैंग्वेज के साथ मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा उसी लैंग्वेज को पकड़ के चलना है इस चैप्टर में। अगर थोड़ा भी आप लोगों ने इधर उधर किया तो हो सकता है कि मैं थर्ड फोर्थ लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में जो बात बोली हो उस बात को मैं आपको डायरेक्टली यूज कर लूं और आपको समझ में भी नहीं आए कि सर ने ये कौन सा टर्म यूज कर लिया, कैसे यूज कर लिया। तो याद रखिएगा, किसी भी लेक्चर को आप लोग छोड़िए मत। जिस दिन हम बेसिक पॉइंट को पढ़ेंगे उस दिन हमें यह लगता है कि ये चीज हमें आती है, सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तो भाई समझ लीजिए जिस तरीके से चैप्टर चलता है उसी तरीके से चलेगा। जो लेक्चर जैसे डिजाइन किया गया उसी तरीके से डिजाइन में चलेगा। अब आपको ये लगता है कि ये तो बच्चों वाली है, ये तो कोई भी आता है, तो कई बार हम लोग इतना आता है और उसके बाद हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं आज नए चैप्टर की। और इधर उधर की बातें मैं नहीं करूंगा, सीधे पॉइंट पर आऊंगा, ठीक है। और जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे आप लोग अपने नोट्स तैयार करते रहिए। जितने क्वेश्चंस, जितने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊं उनको करते रहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाई देखो सुन लो, यहां एक क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर कि बीच में मत छोड़िएगा। तो एट द स्टार्ट मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसको एक गुड लेवल तक लेकर जाएंगे, सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे। जब हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ठीक है। आपके हो सकता है आफ्टर सम टाइम पूरे 6 दिन क्लास चल रही है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। करना न करना आपके हाथ में, कराना हमारे हाथ में, बस वो मैं जानता हूं। चलिए तो देखो हम शुरुआत कर रहे हैं अपने चैप्टर के नेम से। और हमने आज के सेशन का टाइटल आप लोग जानते होंगे, हमने क्या रखा है, काइनेमैटिक्स। देखो काइनेमैटिक्स, आप लोग इसको काइनेमैटिक्स इन वन डे क्या है वो आगे समझ में आएगा, थोड़ा इंतजार करो। इस काइनेमैटिक का मीन क्या होता है उसको भी हम समझेंगे, बट प्रेफरेंस समझिए, सीक्वेंस समझिए, एग्जैक्टली होता क्या है, हम काइनेमैटिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें भी हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है भाई। देखो हमें एक पॉइंट समझना है कि काइनेमैटिक्स में आप लोग किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे, या फिर ये पॉइंट को समझने की कोशिश करिए कि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंगली कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो पहली इफेक्ट और दूसरा कॉज। मानकर चलिए मेरे हाथ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने इसको इस साइड से दबाया और ये इस साइड मूव करता है, तो इसमें दो चीजें हैं कि मैंने इसको इस हाथ से दबाया यानी कि फोर्स लगाया तब ये मूव किया, तो एक तो चीज ये है कि ये मूव कर रहा है और दूसरा पॉइंट ये है कि ये मूव क्यों कर रहा है।
तो जो हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे वो क्या है, दैट इज द इफेक्ट। हम अभी कॉज की बात नहीं करेंगे, केवल और केवल बात करेंगे इफेक्ट की, कि मैंने इस पर फोर्स लगाया और ये मूव कर रहा है। अब ये मूव कर रहा है तो इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स आते हैं, इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं, उन सारे पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सपोज करिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है, तो ड्यूरिंग द मोशन एंड मूविंग टाइम पर हम लोग उससे काफी सारे पॉइंट्स को रिलेट करते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक इक्वेशंस, स्पीड में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, बहुत सारी चीजें हैं आप लोग जिनको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बहुत सारे रिलेटेड पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग स्टडी करने जाएंगे। लेकिन ये सब के सब किस में आते हैं, ये आते हैं इफेक्ट ऑफ द मोशन, यानी कि बॉडी मूव कर रही है, केवल उस इफेक्ट को हमें स्टडी करना है और उसके अलावा हमें स्टडी नहीं करना। अब इसमें दो अलग अलग बातें हैं, उसको समझना पड़ेगा। देखो, काइनेमेटिक्स को पढ़ने के लिए हमारे पास दो टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? दो टर्म्स होते हैं। काफी सारी बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि रेस्ट एंड मोशन दोनों के दोनों एक रिलेटिव टर्म्स हैं। तो उस पॉइंट को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मानकर चलिए कि कोई एक पर्सन है, थोड़ा सुनिएगा पहले ध्यान से, जितना ध्यान से सुन सकते हो उतना ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये कोई एक पर्सन है और इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के सामने मैं मानकर चलिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कुछ भी जो आप लोग बोलना चाहते हो इसको। यहां पर दो चीजें हैं। एक तो ये, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी पर्सन यदि मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो वहां पर दो चीजें हैं। एक तो जो मूव कर रहा है और दूसरा क्या है? जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ये दोनों पॉइंट कंबाइंड फॉर्म में हमेशा पढ़े जाते हैं। किस फॉर्म में? हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पढ़े जाते हैं। वो कैसे? समझने की कोशिश कीजिएगा। मानकर चलिए ये जो पर्सन है, ये पर्सन है ऑब्जर्वर। व्हाट? ये है ऑब्जर्वर। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। अभी सर ये क्या बता रहे हो? उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहे, तो कोई बात नहीं। हम क्या कर रहे हैं? वी आर ड्रॉइंग द डॉटेड, डॉट लगा रहे हैं अभी, उनको फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। ध्यान से सुनना। अब ये ऑब्जर्वर है, मैं ये देखता हूं टाइम के अकॉर्डिंग कि ये ऑब्जेक्ट पहले इस जगह पर था, इस जगह पर था, अब यहां से यहां आया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। टाइम के साथ साथ ये अपनी पोजीशन चेंज करते जा रहा है और इस पॉइंट को कौन ऑब्जर्व कर रहा है? कोई भी पर्सन है जो इसको ऑब्जर्व किए जा रहा है। क्या कर रहा है? कोई एक पर्सन है जो इसको ऑब्जर्व किए जा रहा है। किसको? इसके इफेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ा जाता है। किसमें? दोनों को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ा जाता है। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? इतना समझिए। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं कि जैसे कोई एक ट्रेन है, कार ले लीजिए, ट्रक ले लीजिए, बस ले लीजिए, जो आपका मन करे वो ले लीजिए, जो भी आपका मन करे। मैं यहां पर मानकर चलता हूं कि मैं कोई एक बस ले लेता हूं, ठीक है, जो भी आपका मन करे। अब इसमें कोई एक पर्सन जो है यहां पर है और एक पर्सन इसमें यहां पर है। ये दिस इज द ए पर्सन, दिस इज द बी पर्सन, और एक पर्सन कोई ना कोई यहां पर मानकर चलिए। इसको मैंने सी का नाम दिया।
अब ये जो बस है एग्जैक्टली ये बस जो है किस में है, ये बस जो है मूव कर रही है, मूविंग है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्या इस डायरेक्शन में। अब आप क्या करते हो, आपने किया आपने ए पर्सन को कॉल किया और कॉल करने के बाद पूछते हो कि भाई एक बात बताओ बी क्या कर रहा है, तो आपकी तरफ से जवाब आएगा सर बी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। क्या ए जो है वो जवाब देगा कि ये मेरे सामने बैठा हुआ या खड़ा हुआ, जो भी आप लोग बोलना चाहे, या फिर जो ये ए पर्सन बोलना चाहेगा। अब ये बात किस पर, मैंने कॉल किया ए को, तो ये ए ने ये कंडीशन बताई बी की कि ये तो भाई बैठा हुआ है मेरे सामने। क्या मैं यही कॉल अगर सी को करूं तो क्या सी भी मुझे यही जवाब देगा? नहीं। क्यों? मैं अगर सी से पूछता हूं कि भाई बी पर्सन क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे सर वो अभी अभी मेरे सामने बस में मूव कर रहा है या बस में कहीं जा रहा है, तो आप सी का स्टेटमेंट कुछ ऐसा आएगा। तो यानी कि इसमें एक पॉइंट मेरे बात समझ में आई, आई एम टॉकिंग अबाउट बी, बट मैं दो अलग अलग लोगों से बात करता हूं कि व्हाट इज डूइंग बी, तो फिर दोनों अलग अलग बात बोलते हैं, दोनों की दोनों अलग अलग बात बोलते हैं। इससे ये पॉइंट मेरे को क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को दोनों को एक कंबाइंड फॉर्म में, एक रिलेटिव टर्म्स में दोनों को साथ साथ ही पढ़ा जा सकता है। एक साथ हम ये सोचें कि केवल एक की स्टडी करेंगे, इट इज इम्पॉसिबल। तो हम ये देखेंगे कि ए के रेस्पेक्ट में बी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, दूसरी साइड हम ये देखेंगे सी के रेस्पेक्ट में बी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या सी अपनी जगह पर सही था? यस सर, क्योंकि मूव कर रहा है वो बस में। ए जो है वो उसका स्टेटमेंट सही था क्या? हाँ भाई बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि वो बस में उसके सामने बैठा है, ए को तो यही फील है बैठा है वो। लेकिन जब इसको सी ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको फील है कि वो बस में बैठा हुआ, बस भी मूव कर रही, दैट इज मीन बी इज इन मोशन। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो हमें किस पर डिपेंड किया कि मैं पूछ रहा हूं किसी भी पर्सन के लिए, तो वो ऑब्जर्वर पे और ऑब्जेक्ट दोनों पर डिपेंड करेगा। किस पर? दोनों पर डिपेंड करेगा। अभी मैं कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं करी, किसी भी फ्रेम की बात मैंने अभी तक आप लोगों के सामने नहीं की। जितना मैंने बात किया है उतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, और मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स मेरे दिमाग में आते हैं वो पॉइंट्स मैं लिखाता हूं, लेकिन मैं पूरा बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखाऊंगा, जितना लिखाऊंगा वो सब कुछ आप लोगों के रिवीजन के लिए सफिशिएंट होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कॉन्सेप्ट समझ लिया लेकिन उसके बाद हम सारी चीजों को, पॉइंट तो हमने सीख लिए लेकिन उन पॉइंट्स को हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उन पॉइंट को कनेक्ट करना आपको आना चाहिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं काइनेमैटिक। व्हाट? काइनेमैटिक्स। अब इसमें लिखेंगे इट इज द स्टडी ऑफ मोशन। देखो सिंपल टर्म्स में अब आपका दिमाग में आ रहा होगा सर मोशन आपने अभी हमें बताया ही नहीं, अभी आपने हमें रेस्ट में बताया ही नहीं। तो एग्जैक्टली मोशन क्या है वो मैं आपको ये सिंपल टर्म्स में बताना चाहूंगा कि मोशन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अपनी पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है। कोई एक पर्सन सपोज करिए ये यहां पर था, थोड़ी देर बाद यहां पर, थोड़ी देर बाद यहां पर, फिर यहां, फिर यहां। इसका मीनिंग ये है इट इज मूविंग, और जो बॉडी मूविंग है वो क्या है? इज इन मोशन। बस सिंपल है। जो भी बॉडी, अब देखो ये मोशन जो मैंने बोल दिया, ये बात मैंने अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तरीके से समझाई है आप लोगों को, लेकिन अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं पहुंचा नहीं हूं। बस मैंने आपको दिखाई कि ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा। ओके, इतना पॉइंट समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं इट इज स्टडी ऑफ मोशन।
ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसकी? ऑब्जेक्ट की, विदाउट टेकिंग into account the factor which मोशन। समझ में आया क्या? बहुत सिंपल सा पॉइंट मैंने लिखा है, वो आपको समझ में आना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं। क्या? अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है द चेंज in the position, change in the position of a particle with respect to the इंटरवल, सॉरी, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे टाइम इंटरवल को उठा देते हैं हम, ऐसे सिंपल टाइम लिख लेते हैं, ठीक है। टाइम इज नोन एज मोशन। जो मैंने बात बोली वो आपको नोट करवा दी है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं इसमें आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इससे रिलेटेड एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। मोशन इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो ये चीजें मैं जो भी लिखा रहा हूं वो सारी चीजें समझाऊंगा, थोड़ी देर रुकिएगा, इंतजार करिएगा। अंडर द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वर, किस पे? ऑब्जर्वर पर, ठीक है। वन मोर थिंग इज दैट, एक और है। अब देखो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको लिखाता हूं नेक्स्ट में। आई होप या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए आप लोग। भाई माधव, आपके इसी जो आपका कमेंट आया है ना, जो आपने पूछा है उस पर मैं अभी आपको जवाब दूंगा, और वही है मेरा अगला पॉइंट, यही है मेरा अगला पॉइंट। देखो मोशन जो है वो एग्जैक्टली क्या है, मैंने आपको अभी बोला ना, मोशन एक तरीके से किसी भी बॉडी जो मूव कर रही है उसका इफेक्ट है, लेकिन अंडर द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है वो जो मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी बी पर्सन इस केस में हमने देखा था, बी पर्सन मूव कर रहा था, लेकिन इसी को अगर ए पर्सन देख रहा है तो वो उसके लिए वो रेस्ट में है, उसको वो रेस्ट में लग रहा है, उसको वो मोशन में नहीं लग रहा। समझे? इस बात को बोलने की कोशिश की गई है। चलिए अगला पॉइंट जो है उसको समझे, पहले लिखेंगे फिर समझेंगे कि मीनिंग क्या है एग्जैक्टली उसका। अब देखो अगला पॉइंट है नथिंग इन
दिस यूनिवर्स nothing this universe is at rest or in motion. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अभी। अभी देखो भाई, थोड़ा समझिएगा मैं जिस बात को बोलने जा रहा हूं। देखिए, कुछ परसेप्शंस हैं जो हम लोगों ने बना रखे हैं। क्या? कुछ परसेप्शंस हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखे हैं और एग्जैक्टली वो गलत है। कैसे हैं वो समझना। इफ आप लोग, सबसे पहली बात कि मानकर चलिए एक कंडीशन आपके साथ घटती है, एक इंसिडेंस आपके साथ होता है कि आप स्कूल जाते हो एक वैन से और उस दिन वैन वाला नहीं आता है और आपकी मदर जो है अपने किसी भी नेबर से बोलती हैं कि काम करिए, क्या आप मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ के आ सकते हो। देन वो एज अ कुछ भी सोशलिटी मानकर चलिए, वो कह देते हैं यस आई कैन ड्रॉप, कोई दिक्कत नहीं। अब वो आपको छोड़ने जाते हैं तो जस्ट आप स्कूल पहुंचने वाले होते हो, लेकिन एक लंबा रास्ता हो जाता है, मतलब एक लंबी दूरी हो जाती है और आप लोग स्कूल पहुंचने वाले हो और आपके नेबर आपसे पूछते हैं कि भाई और कितनी दूर है आपका स्कूल। तो बस आपके सबसे पहले वर्डिंग निकलती है, बस स्कूल आ गया। Am I right or wrong? शायद कभी निकली हो। कई बार आप लोग किसी डेस्टिनेशन पर जाते हो, बस आ गया वो। किसी ट्रेन से जा रहे हो तो बस वो स्टेशन आने वाला है, वो स्टेशन आने वाला है। क्या? वो स्टेशन आने वाला है। क्या ऐसा आप लोगों के साथ होता है? मैं 100% बोल सकता हूं कभी ना कभी तो हुआ हो। इसका मीनिंग ये है, आप कार, स्कूटर, साइकिल, बाइक, बस किसी से भी मूव कर रहे हो, मूव आप कर रहे हो, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि स्कूल आपकी साइड आ रहा है, आप बैठे हो, बस आप रेस्ट में हो, बस स्कूल आपके पास आ रहा है, स्कूल आपके पास आ रहा है। ये परसेप्शन आप लोग बनाकर बैठे हो। इस परसेप्शन का डिस्कशन मैं क्यों किया हूं उसका रीजन समझिएगा। एशियन टाइम में क्या था, पहले के समय में क्या था, आप लोगों को ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में मैं हमेशा पढ़ाता हूं, थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट है, कि पहले जो था उसको जियोसेंट्रिक हम लोग बोलते थे, जो हमारा यूनिवर्स है। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे वो थोड़ा समझने की कोशिश करना, कि कोई छोटा बच्चा है जिसको अभी इस एजुकेशन का कोई भी उसको ABCD कुछ नहीं पता, लेकिन वो अर्ली मॉर्निंग उठता है और वो देखता है कि सन जो है, कोई सन जो है वो इधर से राइज करता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर वेस्ट में सेट हो जाता है। तो उसको क्या फील होगा कि सन ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे जाता है, फिर सन जमीन के नीचे ऐसे जाता होगा, फिर ऊपर आता होगा। तो ये परसेप्शन उसने क्या बना रखा कि भाई मैं जो है वो किस में हूं, रेस्ट में हूं। क्या हूं मैं? रेस्ट में हूं। कि सन जा रहा है तो इसका मतलब है सन जो है वो मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? सन जो है मूव कर रहा है। पहले लोग ऐसे ही देखते थे, जो चीज उन्होंने देखी उसके बेसिस पर उन्होंने लिख दिया कि हमारा जो यूनिवर्स है, या फिर हम ये कहें कि जो प्लैनेट्स या फिर जिसकी भी बात हम लोग कर रहे हैं कि दिस इज द जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मतलब होता है अर्थ सेंटर में है, सन उसके चक्कर लगा रहा है। लेकिन क्या एग्जैक्टली ऐसा है? नहीं भाई। फिर बाद में हम लोग स्टडी करके देखते हैं, बाद में स्टडी होती है, क्योंकि हम तो अर्थ पे बैठे थे, यहां से देखकर वही सारी चीजों को ऑब्जर्व किया और लिख लिया, समझ लिया। लेकिन जब हम लोग एग्जैक्टली अर्थ के ऊपर जाकर देखेंगे, अर्थ को ऊपर जाकर देखेंगे, अर्थ के सरफेस से उठकर कहीं से हम देखेंगे कि भाई एग्जैक्टली आई एम मूविंग, कि अर्थ मूव कर रही है,
अब मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर उठ के गया, मैंने देखा कि भाई ये तो उल्टा, ये सन तो सेंटर में है, अर्थ उसके चक्कर लगा रही है। समझे? कुछ समझ में आया क्या? मैंने परसेप्शन ऐसा बना रखा कि भाई सन जो है मूव कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। क्या है? अर्थ मूव कर रही है, क्योंकि मैंने वो चीज देखी नहीं। तो ये डिपेंड करती है किस पर? मोशन वाली कंडीशन किस पर डिपेंड करती है? ऑब्जर्वर पर। किस पर? ऑब्जर्वर पर। कि ऑब्जर्वर क्या कर रहा है एग्जैक्टली। तो अब मानकर चलिए मैंने एक वर्ड यहां पर बोला है, नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एट रेस्ट और इन मोशन। इस यूनिवर्स में ना तो कोई रेस्ट में है, ना कोई मोशन में। और ये बड़े कमाल का है सर, रेस्ट मोशन टॉपिक हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, इसकी स्टडी भी करेंगे, और आप ये कह रहे हो कि कोई भी ना तो रेस्ट में है ना कोई मोशन में है। तो एग्जैक्टली आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा ऐसे समझेंगे कि आप अर्थ पे प्रेजेंट हो, एक रूम में बैठे और लेटे हो, सो रहे हो, जो भी आपका मन कर रहा है, बट आप मूव नहीं कर रहे हो। मुझे पता है आप एक रूम में हो, लेकिन अर्थ मूव कर रही है। भाई अर्थ मूव कर रही है तो उसी तरीके से समझिए कि जिस बस में आप, जिस ट्रेन में आप सोते हुए जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो ट्रेन मूव कर रही है। क्या? ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंच रही है। स्टेशन आपके पास नहीं आ रहा। नहीं सर मैं स्टेशन में जाता हूं, सॉरी ट्रेन में जाता हूं, तो ट्रेन में जाके सोता हूं, तो स्टेशन उसके अपने पास आ जाता है। बस स्टेशन उसके पास आ जाता है, जो मैं स्टेशन जाना होता है वही स्टेशन उसके पास आ जाता है ट्रेन के। ठीक है? ऐसा नहीं है, आप जाते हो, ट्रेन मूव करती है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि इट इज डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है उस पर डिपेंड करता है, ना कि जो मैं सोच रहा हूं। किसी एक कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम लोग नहीं देखते। चलिए, आई होप आप लोगों को यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए यहां तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें क्या? नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें क्या? अब देखिए हम इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट की साइड मूव करते हैं। अब देखो, मोशन आप लोग पढ़ोगे, मोशन के इफेक्ट के बारे में पढ़ोगे। अब सबसे पहले जो स्टार्ट करोगे, मोशन इन 1D। मोशन इन 1D, इसका सिंपल सा मीनिंग है, वो सिंपल सा मीनिंग है वो ये। भाई आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे, थोड़ा रुकिए मैं एक बार देख लेता हूं। देखो, मोशन इन 1D, इसका मीनिंग जो है वो क्या है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई। मोशन इन 1D का मतलब होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन 1D की बात की जाए तो सिंपल याद रखिएगा, मोशन इन 1D सिंपल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सोते जगते। बस ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि मोशन इन 1D का मीनिंग सिंपल सा है कि दैट इज मोशन इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट, सबसे हेडिंग डालेंगे आप लोग। देखो थोड़ा सा मैं डिफरेंट वे में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, है ना, इसलिए मैंने आप लोगों का अभी तक का बेस तैयार किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस बेस को तैयार करके ही आप लोग मेरे साथ चल रहे हो। ठीक है? पैरामीटर रिक्वायर्ड टू डिफाइन मोशन, टू
डिफाइन द मोशन। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है डिस्टेंस। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है डिस्टेंस। सर ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो डिस्टेंस का एग्जैक्टली मीनिंग आप लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में समझे थे कि हम लोग लेंथ की बात करेंगे। क्या करेंगे? लेंथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लेंथ रिलेटेड पॉइंट्स हम लोग जानेंगे। ठीक है भाई, सॉरी, लेंथ रिलेटेड पॉइंट मतलब डिस्टेंस का मीनिंग क्या है? लेंथ। चलिए अब देखो, डिस्टेंस को थोड़ा सा समझना है हमें, फिर हम लोग लिखेंगे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो हमेशा आगे भी पढ़े जाते हैं, लेकिन मैं उनको यहीं पर रिलेट करके आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, चलो अब देखो, लेंथ का मीनिंग क्या है कि मैं आपसे कहता हूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक पहुंचता है। क्या है? बी पॉइंट तक पहुंचता है। तो पहले वो क्या करता है, इस तरीके से ए से बी तक पहुंचता है। क्या पहुंचता है? ए से बी तक कुछ ऐसे जाता है, और इस रास्ते को मैं उसका नाम दे देता हूं कि दिस इज द ट्रैक, दिस इज द वन। अब ए से बी तक जाता है एक बार ऐसे, मतलब स्ट्रेट ऐसे जाता है S2, और एक बार जो है वो ऐसे, फिर ऐसे यहां तक रीच करता है। क्या करता है? यहां तक रीच करता है। कोई ए से बी तक ऐसे रीच कर सकता है। ए से बी तक जाने के लिए इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं ए से बी तक जाने के लिए। तो डिस्टेंस क्या होती है वो पॉइंट समझना है। डिस्टेंस ऐसा पॉइंट है, ये समझ लीजिए कि आप जितना मूव करोगे, जिस पाथ से आप जाओगे उस पाथ की रीडिंग आप ले लीजिए, दैट इज द डिस्टेंस। उसकी रीडिंग जितनी भी होगी दैट इज द डिस्टेंस। आप स्कूटर से मूव करते हो, मानकर चलिए किसी ए पॉइंट से घर से स्कूल तक आप गए और आपने 1 मीटर लगाया और उसमें रीडिंग आपने देखा कि 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ रही है। चाहे आपने कितनी बार भी टर्न लिया, किसी भी रास्ते से आप गए, जो उसमें रीडिंग आई वो रीडिंग आप लोगों को क्या बताती है कि एग्जैक्टली आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। क्या कितना डिस्टेंस एग्जैक्टली आप लोगों ने कवर किया है, वो इस चीज को डिफाइन करता है भाई। समझ गए क्या? इसका मीनिंग ये है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में टोटल कवरिंग पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल कवरिंग पाथ को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? टोटल कवरिंग पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत बेसिक पॉइंट है जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इससे रिलेटेड इसको हम लोग एक बार डिफाइन करते हुए लिख लेते हैं। व्हाट द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ इवन बाय द पार्टिकल in given time interval. In given time interval is called अब देखो यहां पर कई बार एक पॉइंट आया और इस पॉइंट को कई बार बच्चे थोड़ा समझने में दिक्कत करते हैं।
टाइम इंटरवल जो पॉइंट मैंने किया है, टाइम इंटरवल जो टर्म यूज किया है ना, उसका मीनिंग क्या होता है? टाइम इंटरवल का मीनिंग होता है, जैसे सपोज करिए अर्ली मॉर्निंग आप लोग 8 बजे उठते हो, मतलब 8 बजे घर से निकलते हो स्कूल के लिए और 8:20 पर आप लोग स्कूल तक पहुंचते हो। तो जो आपने क्लॉक में देखा, जो आपने टाइम देखा, उसमें 8 से 8:20 का जो टाइम इंटरवल है, आप उसी को कंसीडर करोगे। क्या क्या केवल आप जो है उसी पॉइंट को कंसीडर करोगे और किसी पॉइंट को कंसीडर नहीं करोगे? नहीं नहीं सर, 8:20 तक, रात के 12 बजे से और 8:20 तक का करेंगे हम तो भाई इसलिए इस टर्म को लिखना जरूरी होता है कि गिवन टाइम इंटरवल। समझे क्या? यस और नो? चलिए, तो देन इसका मीनिंग है टाइम इंटरवल। अब इससे मैं ये बोलता हूं, इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा जो है वो मैं इसको ट्रैक को चेंज करूंगा, जैसे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आए। अब देखिए, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूं? S3 बोल रहा हूं। अब देखो जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं डिस्टेंस के लिए S, कई बार स्टूडेंट्स को इसका कंफ्यूजन होता है, तो आप याद रखिएगा मेरे टर्म्स में मेरे तरीके से चीजों को लेते चलिए, मैं अपने आप डिफरेंस बता दूंगा आपको। क्वेश्चन सीखने, क्वेश्चन बनाना कैसे है, ठीक है भाई लोग? चलो, तो अब आप लोगों से इस पॉइंट पर पूछा जाए, आपसे इस पॉइंट पर पूछा जाए कि एग्जैक्टली इसको एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में लिखिए, ए से बी तक किसने डिस्टेंस जो है वो ज्यादा कवर करी, है ना? तो आप ये कहोगे सर सबसे कम डिस्टेंस जो है वो S2 ने कवर करी है, उसके बाद S1 ने किया, उसके बाद S3 ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करी है। यानी कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसकी है? S वाले की है। वो मेरे को देखकर भी ऑब्जर्व हो रहा है। बट आप ये कहो सर आपने फाइंड कैसे किया? ये जस्ट मैंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्विंग पॉइंट्स को मैंने आपके सामने नोट किया है। अब इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट हैं, देखिए याद रखिएगा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें कि डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखती, जितना पाथ है उतना रीडिंग बता दो, बस दैट्स ऑल। ठीक है, यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चलिए, इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट सारे बच्चे बहुत बचपन से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं दैट इज मीटर, जिसको हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं। वहीं आपको सीजीएस यूनिट पता होनी चाहिए। अब देखो ये वाले बच्चे, आप ये क्वेश्चन मत कर देना, क्योंकि आप यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ चुके हो। बहुत बार मैं देखता हूं कि 9th वाले स्टूडेंट्स पूछते हैं, 10th वाले स्टूडेंट्स तक भी पूछते हैं सर ये सीजीएस यूनिट क्या होती है। भाई कमाल हो जाता है, आप लोग ने जो 6th 7th 8th ये क्लासेस को कहाँ निकाल दिया, आपको सीजीएस यूनिट नहीं पता है कि सर ये सीजीएस क्या होता है, उनको यही नहीं पता होता एग्जैक्टली। तो क्या आप तो नहीं हो उनमें से? अगर उनमें से हो तो काम करो, यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर चुपचाप पढ़ लो। ठीक है, आपसे मैं और कुछ नहीं रिक्वेस्ट कर सकता। सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। क्या होती है? सेंटीमीटर। जस्ट उसको लिख रहा हूं सिंपल फॉर्म में। ये 3 पॉइंट्स के बाद नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आपका मन करता है वो कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं लेकर जाऊंगा। हाँ भाई, 2D मोशन भी कराऊंगा, रिलेटिव मोशन भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए। देखो, नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस ऑलवेज, डिस्टेंस ऑलवेज increase with
विद टाइम। बट ऐसा कब पॉसिबल है? जब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है। क्या है? कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस होता है वो अब हमेशा हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। इस पॉइंट पर मैं लेके जाऊंगा, याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड एक कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। यहां मैं एक ग्राफ बना रहा हूं जो आपने बचपन में बहुत बनाए होंगे, 8th क्लास में भी बनाए होंगे, 7th में भी बनाए होंगे। और ग्राफ बनाना बहुत सारे बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है। क्या होता है? बहुत सारे बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है। तो मानकर चलिए कि मैंने एक ग्राफ, सॉरी, इस पे मैंने टाइम लिया और वाई एक्सिस पर मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया। अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं वो सब चीज मैं सिखाऊंगा, बट एक चीज याद रखिए बेटा, ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज ली जाती हैं और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटीज ली जाती हैं। अब यहां पॉइंट जो समझना है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। देखो भाई, थोड़ी सी बात यहां पर समझिए, क्या इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ डिस्टेंस के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए आपके पास सारे बेसिक पॉइंट्स होने चाहिए जो मैंने डिस्टेंस में अभी तक आपको समझाए, और उसके बाद आपके पास दूसरा पॉइंट होने चाहिए कि सर ग्राफ हम एग्जैक्टली ड्रॉ कैसे करते हैं। तो समझना, यहां जो ग्राफ हम लोगों ने बना रखे हैं, ये जो ग्राफ है ना, ये डेटा के बेसिस पर बनाए जाते हैं। किसके बेसिस पर? डेटा के बेसिस पर बनाए जाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितने टाइम में जो वो किस डिस्टेंस पर पहुंच रहा है, उस डेटा के बेसिस पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ में जो लाइनिंग्स आपको दिख रही हैं, ये डिस्टेंस का पाथ नहीं है, दिस इज द ग्राफ। यदि ये ग्राफ है तो एग्जैक्टली हम लोग इस ग्राफ को ग्राफ के तरीके से देखेंगे, पाथ के तरीके से मत देखिएगा। क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डिस्टेंस को, जब डिस्टेंस इस ग्राफ आते हैं कि कौन सा ग्राफ इसमें से पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, सर ऑल पॉसिबल, क्योंकि डिस्टेंस का पाथ जो है वो कुछ भी हो सकता है। समझ गए मैं क्या बात बोलना चाहता हूं? तो इसलिए ये आपसे गलती ना हो, मैं आपको यहां पर ये बताऊंगा। देखो, टाइम के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस बढ़ रहा है, दिस इज द पॉसिबल। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? डिस्टेंस के हमेशा ये टाइम के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस बढ़ रहा है, पॉसिबल है। अब यहां देखिए, टाइम बढ़ रहा है, टाइम इस पे बढ़ रहा है, अब डिस्टेंस जो है वो बेटा इस पॉइंट तक बढ़ी, मानकर चलिए इस पॉइंट तक डिस्टेंस बढ़ी, इसके बाद डिस्टेंस कम हो रही है। अब भाई मैं सोचिए, यहां से निकला, इस पॉइंट तक पहुंचा, अब ये मैं वापस आ रहा हूं, है ना, ये जो वापस आ रहा हूं, तो भाई यहां से यहां तक गया, फिर मैं यहां आया, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस मेरी तो ऐड हो गई, यहां से यहां जाना फिर वापस आना, दोनों को ऐड करके ही तो लिखूंगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है डिस्टेंस कम हो रही है, तो ये ग्राफ पॉसिबल है ही नहीं। समझे क्या? अगला पॉइंट ये देखिए, यहां हम लोग देख रहे हैं सर हाँ डिस्टेंस कम है, टाइम की डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बट ये ग्राफ फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोग बताइए कि यहां पर हमने टाइम लिया दिस और डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली देखा कि भैया टाइम कम हो रहा है, डिस्टेंस तो बढ़ रही है, टाइम कम हो रहा है,
नहीं नहीं सर, मैं टाइम बैक मशीन में जाना, रिवर्स टाइम बैक मशीन में बैठ के ना टाइम पीछे चलाऊंगा, टाइम रिवर्सल नहीं सर, मैं ना 1000 साल पीछे पहुंच जाता हूं। ठीक है भाई यार, ऐसा कुछ इन्वेंट अगर आप करो तो यार मुझे भी लेकर जाइएगा आज से 2-4 हजार साल पीछे। मैं भी देखना चाहता हूं कैसी दुनिया थी उस समय, है ना। बस कोई बात नहीं, देखो कंफ्यूज आज हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, सीखने के बाद कंफ्यूज नहीं हो। ग्राफ हमेशा बाद में पढ़ाते, लेकिन मैंने ग्राफ आपको यहां बताया क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली जो यहां मैंने पॉइंट लिखा है इसको इसके तरीके से सीखा जा सकता है, इसलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। क्या पॉइंट समझ में आया सभी को? यस और नो? चलो भाई यार देखो, पहले तो सेशन में अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो यार लाइक करो, सबसे पहली बात तो ये, सेशन को लाइक करो यार, यार लाइक बढ़ने चाहिए, लाइक बढ़ने चाहिए, लाइक। और यार मैं चाहता हूं कि यार तुम कोई एक ऐसी मशीन बनाओ जो हजारों साल पीछे लेके जा सकती हो, तो यार मेरे को जरूर बिठाना यार उसमें। नहीं सर, जरूरी नहीं कि आप उस समय तक रहो ना रहो, तब तक बनाए हमने। भैया ठीक है यार, तो फिर किसी और को ले जाइएगा। चलो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की साइड, और जो है बहुत प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पहले ये समझाओ, लिखाना बाद में। तो कोई बात नहीं, सीखो भाई। व्हाट, ये कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट बी पॉइंट तक पहुंचता है। क्या पहुंचता है? बी पॉइंट तक पहुंचता है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचता है। अब देखो एक बार वापस बताओ। अरे यार वापस तो नहीं बता सकता, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूं यार, सेशन को दोबारा पीछे करके देख ले, कोई दिक्कत नहीं, यू फील बेटर। चलो अब समझना बेटा भाई, देखो कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली ए पॉइंट पर है और फाइनल वो किस पॉइंट पर है? फाइनल जो है वो बी पॉइंट पर है। किस पर? फाइनल वो बी पॉइंट पर है। मानकर चलिए कि ये जो है वो इस पॉइंट के बाद क्या ड्रॉ किया? कोई जानता है क्या? अरे सर जानते हैं ना, आपने सिखाया है। व्हाट? वेक्टर। ऐसे लिख सकते हैं क्या सर? लिख सकते हैं, आई नो इट। आई नो इट। अब इसमें जो ये आप देख रहे हो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट को जब भी मैं लिखूंगा एस के ऊपर वेक्टर लगा के लिखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। इस बात को मैं लिखवा दूंगा, लेकिन ये आप पहले से जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं ना सिंपल टर्म्स में जानता हूं, जब सिंपल एस लिखूंगा उसका मीनिंग है डिस्टेंस, और एस के ऊपर वेक्टर का नोटेशन लगाऊंगा, इसका मीनिंग है डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं। नहीं सर, जब हम लोग सिंपली एस लिखेंगे तो इसका मीनिंग होता है कि ये इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अरे नहीं भाई, तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ इस तरीके से, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए उसको इस टर्म्स में यूज करूंगा। सिंपली एस लिखूंगा तो इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि दिस इज द डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया क्या? बस इतनी बात समझानी थी, और मैंने आपको यही बात बोली थी कि आगे वाले सेशंस में मैं ये सारे टर्म्स को यूज करूंगा। लेकिन बोले सर
हमें आपने ये क्यों लिखा, ये समझा दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस का जवाब मेरी तरफ से नहीं होगा, इसके लिए हाथ जोड़ के माफी। ठीक है, तो अभी समझिए कि दिस इज द आर आई, दिस इज द आर एफ। जिन बच्चों ने वेक्टर नहीं पढ़ा उसको ये बात समझ में नहीं आनी। आनी है क्या? नहीं आनी। आर आई आर एफ, दिस इज द एस इज द डिस्प्लेसमेंट। क्या? एस इज द डिस्प्लेसमेंट। आप इस बात को जानते हैं, दिस इज वॉट, दिस इज द आर ऑफ आई वेक्टर, दिस इज द दिस, सेम सेंस में है, ये अपोजिट सेंस में, दिस इज द आर फाइनल। एग्जैक्टली पॉइंट समझ में आया क्या? यस और नो? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हम डिस्प्लेसमेंट के लिए एक पॉइंट्स जानते हैं, व्हाट, ये वेक्टर में हमने सीखा था। ठीक है यार, मुझे बहुत मजा आता है यार, मैं जब ये कहता हूं ना ये तुमने पीछे सीखा था, वहां पढ़ के आओ। और कुछ बच्चा, सर हमने तो वो पिछला वाला चैप्टर पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ना नहीं था, बस। और कोई एक्सक्यूज ही नहीं हो सकता। चलो चलिए कोई बात नहीं। अब देखो, ए से बी तक जाने के हो सकते हैं ऐसे भी पहुंच गया हो सकता है ऐसे पहुंचा। मानकर चलिए ये जो है ये जो है वो इसका S1 था और ये पाथ जो है वो S2 था। क्या था? S1 एंड S2। तो समझिएगा भाई, ए से बी तक कोई भी एक डायरेक्टली ऐसे पहुंचा और एक ए से बी तक ऐसे पहुंचा और एक ए से बी तक ऐसे पहुंचा। भाई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्प्लेसमेंट में कि कौन किस रास्ते से गया, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम तो ये जानना है कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या है, बस इतना बताओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम तो डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। तो बहुत अच्छी बात है भाई, यहां आप लोगों से किसी भी रास्ते के लिए वो बोल दे तो आपके दिमाग में बस एक ही पॉइंट आना चाहिए सर, डिस्प्लेसमेंट, इसका भी डिस्प्लेसमेंट और इसका भी डिस्प्लेसमेंट, तीनों का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सेम होगा। क्या होगा? तीनों रास्तों से जाने के बाद वो क्या होगा? सेम होगा। हाँ भाई देखो, काइनेमेटिक इक्वेशन जिस दिन मैं प्रूफ करवाऊंगा और तीनों मेथड से करवाऊंगा, याद रखिए, ग्राफिकल से भी सिखाऊंगा, एनालिटिकल बेसिक मैथमेटिकल से भी कराऊंगा और कैलकुलस से भी कराऊंगा। तीनों मेथड से मैं कैलकुलेट मतलब आपको डेराइव करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए परेशान ना होइए। ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा चुका हूं, जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा चुका हूं तो मैं उसको प्रूफ करवा सकता हूं, इट्स माय राइट। जब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़े होते तब हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर हम सीखेंगे या नहीं, सर ऐसे पढ़ेंगे या नहीं। पढ़ चुके हो आप। भाई जितने बच्चे मेरे सेशन में भी लाइक हैं, सॉरी लाइव हैं, लाइक करो यार सेशन। सबसे पहली बात तो ये, फटाफट से लाइक करो यार सेशन, लाइक। भाई मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में। बोलो सर आप बड़े दिनों बाद फिजिक्स पढ़ी है, जो जिसके साथ हम फील ले पा रहे हैं, जिसके साथ हम समझ पा रहे हैं, जिसको हम मजे से स्टडी कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो हम वेक्टर पढ़ रहे थे, हमारे तो सब ऊपर होके निकल रहा था, है ना? ऐसा कोई है क्या? है ना? चलिए देन इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन initial and position of the
तो भाई समझना मिनिमम डिस्टेंस है, आप जानते हो हम तो बस मिनिमम डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, हमें ये मतलब नहीं कि वो किस रास्ते से गया है, हम नहीं जानते, हम तो सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे बताएंगे कि वो एग्जैक्टली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। इसको दूसरे टर्म्स में आप ये भी कहते हो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, आप इस टर्म्स में भी इसको बोलते हो, तो उससे भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज हम चाहे कुछ भी यूज कर लें, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर सभी का फंडा एक ही हो जाता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट हम लोग इसमें कनेक्ट करेंगे आप लोगों के साथ। यहां पर देखो यहां हम लोग जानते हैं व्हाट देखिए मैंने यहां पर एक टर्म यूज किया है और ये टर्म जो आप लोगों को मैंने बताया था व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डिस्टेंस। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के या तो इक्वल हो सकती है या फिर डिस्टेंस से छोटी हो सकती है। इस बात को कैसे समझें, मानकर चलिए कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है, ए से बी पॉइंट तक पहुंचता है। अब देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बात करें और इसकी डिस्टेंस की बात करें तो दोनों इस केस में इक्वल है, लेकिन यही ऐसे करके ऐसे जाता है, तो अब इस केस में आप बोलोगे सर डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है किस वाले केस में? ऊपर वाले केस में। तो याद रखेंगे हमेशा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या तो इसके इक्वल हो सकता है या फिर इससे छोटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। ये दो ही पॉसिबल केस हैं, कोई भी थर्ड केस इसमें पॉसिबल नहीं है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी किसी भी केस में। जब इससे रिलेटेड पॉइंट्स आप लोगों के साथ आगे कोई क्वेश्चन फ्रेम करें तो आपको याद रखना है, उसमें उन पॉइंट्स में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए तो अगले पॉइंट की साइड मूव करेंगे। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे साथ इसमें कुछ रिलेटेड पॉइंट्स आप लिख लीजिए जिनको हालांकि आप लोग जानते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। व्हाट की डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगला पॉइंट है इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर। सेम सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो भी डिफर नहीं है, सेंटीमीटर है। ठीक है, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, विथ टाइम। तो इस पॉइंट को थोड़ा हम लोग समझेंगे कि मानकर चलिए ये फेमस एग्जांपल है जो काफी जगह पर आपको देखने के लिए मिलता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से कहां तक पहुंचता है? बी पॉइंट तक पहुंचता है। कहां? ए से बी तक जाता है और ये टोटल डिस्टेंस कवर करता है 5 मीटर। देन फिर ये क्या करता है? फिर ये वापस आता है और वापस आने के लिए इस पॉइंट तक, सी पॉइंट तक आ जाता है, और ये जो है वापस आने में
कितना वापस आने में 3 मीटर ट्रेवल करता है। कितना? 3 मीटर ट्रेवल करता है। तो यहां पर आप लोगों से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हर किसी को आता है, हर जगह आप लोगों को यही क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन चलो, तो इसमें मैं आपसे बोलता हूं एस ए सी बताइए। तो एस को मतलब क्या है? डिस्टेंस। ए सी सी का मतलब ये है बेटा 5 + 3 दैट इज 8 मीटर। व्हाट? 8 मीटर। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि बेटा मैग्नीट्यूड बताइए ए से सी तक का, तो आप बोलोगे सर एग्जैक्टली अब कितना डिस्टेंस बता, केवल ये चीज मुझे बतानी है। व्हाट? इट इज ओनली 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। बस इतना डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है, उस क्वेश्चन का तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं, और इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत कमाल का क्वेश्चन है। मानकर चलिए कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक सर्कुलर ट्रैक पर किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचता है, जिसकी रेडियस कितनी है? 2 मीटर है। जिसकी रेडियस कितनी है? 2 मीटर है। ओके, एंड आपसे पूछा, आपको एक और इंफॉर्मेशन दी गई कि ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है दिस इज द 120, दैट इज द 120। ठीक है भाई, पॉइंट समझना, जो बात बोली जा रही है उसको तरीके से समझ लेना। ठीक है, ये एंगल 120 दे रखा है। अब यहां आपसे पूछी जा रही है डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा जा रहा है आपसे? डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बता दो। क्या बता दो? मैग्नीट्यूड बता दो। आप बोलोगे सर कैसे बताएंगे, बट हम यहां पर ये जरूर बता सकते हैं। क्या? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा? देखो, डिस्टेंस ए बी की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ए बी से डिस्टेंस की बताएं तो ये वाला सर्कमफेरेंस जो है इसी को तो बताओगे, इट इज द आर्क। तो आर्क की जो लेंथ होती है वो होती है आर थीटा के बराबर होती है। कितनी होती है? आर थीटा के बराबर होती है। अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए भाई, मैथमेटिक्स का टर्म है, ये वाला पॉइंट आपको वहां से पता होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं पता तो मैं कोई बात नहीं, इसी चैप्टर में आगे जब ये पॉइंट आएगा, सर्कुलर मोशन वगैरह पढ़ाऊंगा, तब मैं चीज बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आर थीटा का मतलब होता है, आर जो दे रखी है 2 दे रखी है, थीटा कितना यहां से यहां तक थीटा कितना मूव किया है? 120 मूव किया है, 120 डिग्री। बट 2 मल्टीप्लाइड बाई इस 120 को रेडियन के फॉर्म में क्या लिखते हैं? 2π/3। क्या लिखते हैं? 2π/3, यानी कि 360 यस, 3 से डिवाइडेड। देन नाउ बस हमें क्या देखना है? इसी को देखना है। इट इज द 4π/3। आप इसको 4 मल्टीप्लाइड बाई 22/3 मल्टीप्लाइड बाई 7, इट इज द 88/21। कितना? मीटर। ये इसका आंसर होगा। मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपसे बोलता हूं कि ए से बी तक का जाने का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो सर डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ये वाली डिस्टेंस। कौन सी वाली डिस्टेंस बच्चे लोग? बोलो ना यार। इट इज एंगल। एंगल, इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। ये वाली डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। अब आपको मैंने एक और चीज समझाई थी, शायद आप लोगों को याद हो, कि कोई भी ट्रायंगल हो सकता है कि वो 2 ट्रायंगल से मिलकर बना हो। किनसे? 2 ट्रायंगल से मिलकर बना हो। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। देन इस क्वेश्चन को अगली क्लास में मैं आप लोगों के साथ सॉल्व कराऊंगा। इट इज योर होमवर्क। बस एक छोटी सी हिंट मैंने दे दी। इस क्वेश्चन को
दो मेथड से कर सकते हो। तो इन दोनों मेथड्स आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन से और हमारी थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन कंटेंट विद क्वेश्चंस ही मिलेगा। जितना मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं उतना डिलीवर करूंगा, जितना आपके लिए जरूरी है उतना मैं आप लोगों के लिए डिवाइड दूंगा। नंबर ऑफ द लेक्चर फ्रीक्वेंसी जब नीड होगी तो बढ़ाएंगे। तो अभी आप लोगों को बस ध्यान देना है कि हम सिलेबस कर रहे हैं बस। ओके, थैंक यू, लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।